गलत समझा। मैंने जल्दी से समझाया। वह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। हम बस इत्तेफाक से साथ आए हैं। जैसे ही हमने किंडरगार्टन में प्रवेश किया, मैंने जल्दी से स्पष्ट किया। शियाओ बिंगबिंग ने ध्यान दिया। कई अभिभावक गर्मजोशी से मेरा अभिवादन कर रहे थे। वे मुझसे सचमुच परिचित लग रहे थे। वह जिज्ञासा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यहां हर कोई जैंग को इतनी अच्छी तरह से क्यों जानता था, और वे सभी उसके साथ इतनी गर्मजोशी और सम्मान से क्यों पेश आते थे। हंसते हुए शियाओ बिंग ने कहा, सहपाठी जैंग, मैंने अभी उन अभिभावकों को तुम्हें शियाओ मिंग का पिता कहते हुए सुना। मुझे मत बताना कि तुम्हारे बेटे का नाम वास्तव में जैंग शियाओ मिंग है। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। हां, यह सही है। क्या गलत है? शियाओ बिंग हैरान लग रही थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह नाम बहुत साधारण है? ऐसा कैसे हो सकता है? कम स्ट्रोक वाले नाम लिखने में आसान होते हैं। यह सुविधाजनक है, खासकर किंडरगार्टन के बच्चों के लिए। जब वह एलिमेंट्री स्कूल शुरू करेगा, तब भी इससे मदद मिलेगी। मैं धीरे से हंसा। तो तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? शियाओ बिंगबिंग ने उत्सुकता से पूछा। उसके दिमाग में जैंग फान की बेटी का नाम भी कुछ साधारण होना चाहिए। क्या यह शियाओ होंग या जैंग युआन युआन हो सकता है? यह सच में चियाई से लिया गया है। उसने नदी पार की और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। शियाओ बिंगबिंग की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को इतना सुंदर और सुरुचिपूर्ण नाम दूंगा। रुको एक सेकंड, क्या तुम अभी यह नहीं कह रहे थे कि साधारण नाम लिखने में आसान और याद रखने में आसान होते हैं? तो क्या हुआ? इस नाम को सोचने में मुझे बहुत समय लगा। मुझे वास्तव में इस पर गर्व है। मैं संतुष्टि के साथ मुस्कुराया, लेकिन शियाओ बिंगबिंग ने बस मुझे अजीब तरह से देखा। उसके हाव भाव जम गए। इसी बीच लाइव स्ट्रीम के दर्शक ठहाके मारकर हंस पड़े। उस पल एक ऊंची आवाज ने अचानक सबका ध्यान खींच लिया। लियूनान को उम्मीद नहीं थी कि किंडरगार्टन की सड़क इतनी जाम होगी। जब वह आखिरकार पहुंची तो उसे सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया, इसलिए उसने जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं वहां गया और शांति से गार्डों को स्थिति समझाई। तभी उन्होंने लियूनान को अंदर आने दिया। इसी बीच कई अभिभावकों ने मुझे घेर लिया और सवाल पूछने लगे। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लियूनान की पोशाक बहुत ज्यादा खुली हुई थी। सच तो यह है कि लियूनान ने शुरू से ही मुझे हिकारत से देखा था, खासकर यह सुनने के बाद कि मैं ही हमेशा अपने बच्चों को लेने जाता था। इससे वह और भी तिरस्कारपूर्ण हो गई। उसने अनुमान लगाया कि मेरी पत्नी शायद किसी और के साथ भाग गई होगी। यह सोचकर वह तुरंत किंडरगार्टन गार्ड से पूछने के लिए दौड़ी, क्या आपने कभी उसकी पत्नी को देखा है? यह जानने के बाद कि मैं ही हमेशा बच्चों को लेने जाता था, लाइव स्ट्रीम के कई दर्शकों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि चूंकि मेरी पत्नी कभी दिखाई नहीं दी, इसका मतलब था कि वह अब आसपास नहीं थी। या तो उसके साथ कुछ हुआ था या हमारा तलाक हो गया था। इसी बीच कहीं एक फिल्म क्रू में केक्सान ने आखिरकार दिन की शूटिंग पूरी कर ली थी। वह आराम करने के लिए होटल वापस जाने वाली अपनी नैनी वैन में बैठी थी। अचानक उसका फोन बज उठा। बिंग बिंग ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है, यह याद करते हुए कि उसके पति ने कुछ दिन पहले इसका जिक्र किया था। उसने ऐप खोला। स्क्रीन पर लियूनान चैट में चल रहे उपहासपूर्ण कमेंट्स के साथ बेतहाशा अनुमान लगा रही थी। केक्सान की भौहें गहरी तन गईं। इन सालों में हालांकि उसके पति ने हमेशा उसके करियर का समर्थन किया था, वह जानती थी कि उसने अपने परिवार की बहुत ज्यादा उपेक्षा की थी, खासकर अपने पति और बच्चे की। ऐसा लग रहा था कि अब घर लौटने का समय आ गया है। किंडरगार्टन में वापस लियूनान ने यह देखते हुए कि मेरी पत्नी नहीं आई थी, सीधे मुझसे पूछा कि मेरी पत्नी जीविका के लिए क्या करती है। वह इतनी व्यस्त कैसे हो सकती है? वह अपने बच्चे का प्रदर्शन देखने भी नहीं आती। मैंने लियूनान की ओर देखा और शांति से कहा, वह एक तरह की अभिनेत्री है। बेशक। लियूनान को एक शब्द पर भी यकीन नहीं हुआ। जब दर्शकों ने सुना कि मेरी पत्नी एक अभिनेत्री थी, तो कई लोगों ने तुरंत मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लियूनान ने अपना मुंह ढक लिया, आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार बस एक पल के लिए चमका। तो यह आदमी अभी भी दिखावा कर रहा है, उसने सोचा। पहले वह अमीर होने का नाटक करने के लिए लग्जरी कारें किराए पर लेता है, और अब वह दावा कर रहा है कि उसकी पत्नी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। तुम बस यह क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारी पत्नी नेशनल गॉडेस केक्सान है? उसके लहजे से कटाक्ष टपक रहा था। लेकिन जब दर्शकों ने सुना कि मेरी पत्नी एक अभिनेत्री थी, तो कई लोग अचानक रोमांचित हो गए। वाकई
उसने कौन सी फिल्में या नाटक किए हैं? लियूनान ने और दबाव डाला। शियाओ बिंगबिंग वास्तव में उसे पूछने से रोकना चाहती थी, लेकिन लियूनान के सवाल इतनी तेजी से आए कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकी। वह बस एक छोटे समय की अभिनेत्री है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। लियूनान ने मन ही मन सोचा, उसे उसकी नाम बताने की हिम्मत भी नहीं है। भले ही उसकी पत्नी वाकई अभिनेत्री हो, वह शायद बिना संवादों वाली कोई एक्स्ट्रा ही होगी, वरना इसे क्यों छुपाना? मैं हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, अच्छा, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं कहूं कि मेरी पत्नी बेरोजगार है? मैं हल्का सा हंसा। लियूनान एक पल के लिए ठिठक गई। यह समझ नहीं पा रही थी कि मैं मजाक कर रहा था या नहीं। मैं फिर से मुस्कुराया और वापस पूछा, क्या तुम करोगी? यह किस तरह का मजाक है? लियूनान अचानक ठहाके मारकर हंस पड़ी। उसके लिए यह अब तक की सबसे मजेदार बात थी जो उसने सुनी थी। अगर नेशनल गॉडेस केक्सान वास्तव में इस लूजर के प्यार में पड़ गई, उसने उपहास किया, तो मैं खुद पूरी दुनिया में नग्न होकर दौड़ूंगी। शियाओ बिंगबिंग का दिल पूरी तरह से बैठ गया। वह जानती थी कि मेरी दिखावा करने की आदत फिर से बढ़ गई है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी मेरी बातों पर ठहाके मारकर हंस पड़े। हाहा, हम सभी जानते थे कि जैंग फान शेखी बघारना पसंद करता है, लेकिन किसे पता था कि वह इसमें इतना अच्छा है। जरूर उसका बच्चा थोड़ा केक्सान जैसा दिखता है, लेकिन क्या वह वाकई सोचता है कि उसकी पत्नी खुद नेशनल गॉडेस है? कमेंट सेक्शन हंसी और उसी समय किंडरगार्टन का प्रदर्शन आखिरकार शुरू हुआ। अन्य कक्षाओं के अपने शो खत्म करने के बाद आखिरकार मेरे बच्चे की बारी स्टेज पर जाने की थी। मैंने सोचा कि माता पिता इस प्रदर्शन का इंतजार कर रहे होंगे। अब आइए क्लास 4 के बच्चों का स्वागत करें, जो हमारे लिए मार्शल आर्ट्स परफॉर्मेंस कुंग फू किड्स पेश कर रहे हैं। होस्ट की जोशीली घोषणा के साथ 10 से अधिक बच्चे स्टेज पर दौड़कर आए। वे सभी पीले रंग की पोशाक पहने हुए थे और उनकी कमर पर लाल रंग के पटके बंधे थे। उन्होंने माता पिता की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी। उनकी हरकतें साफ और अच्छी तरह से अभ्यास की हुई थीं। ज्यादा समय नहीं लगा, वे जोड़ों में बंट गए, एक दूसरे का सामना करते हुए और आगे पीछे मुकाबला करते हुए, विशेष रूप से फैंसी चकमा देने वाली चालें। कई माता पिता जोर जोर से जयकार करने से खुद को नहीं रोक सके। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह सन्न रह गए। मेरा मानना है कि किंडरगार्टन के शिक्षकों ने उन्हें सिखाने के लिए किसी कुंग फू मास्टर को आमंत्रित किया होगा। उस दृश्य ने तुरंत शियाओ बिंग की लाइव स्ट्रीम को उसकी चरम लोकप्रियता पर पहुंचा दिया। शियाओ बिंगबिंग मुड़ी और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे माता पिता की एक पंक्ति बड़े चाव से स्टेज देख रही थी। किसी ने कहा, अभी भी शियाओ मिंग के पिता ही कमाल के हैं। शियाओ मिंग के पिता? हाँ, इन सभी बच्चों को शियाओ मिंग के पिता ने मार्शल आर्ट्स सिखाया था। एक हल्की आवाज शियाओ बिंगबिंग के कानों में पड़ी। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह मेरी ओर झुकी और फुसफुसाई, सहपाठी जैंग, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि यह कार्यक्रम तुम्हारे द्वारा डिजाइन किया गया था। मैं बस थोड़ा बुनियादी मार्शल आर्ट्स जानता हूं, मैंने कहा। कुछ खास नहीं, मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो वास्तव में यह तुम ही थे। तुम कुंग फू भी जानते हो। शियाओ बिंगबिंग चकित थी। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी हैरान थे। जल्द ही मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन समाप्त हो गया। बच्चों का कुंग फू शो बिल्कुल शानदार था, यहां तक कि मैं भी उसे देखकर उत्साहित महसूस कर रहा था। अगला, आइए कक्षा 3 के बच्चों का स्वागत करें। सुरक्षा शिक्षा परिकथा गुड बनी प्रस्तुत कर रहे हैं। होस्ट के हंसमुख परिचय के साथ आसपास असमान तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शियाओ बिंगबिंग ने स्टेज की ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उस पल नन्हे खरगोशों के रूप में सजे 3 प्यारे बच्चे दिखाई दिए। उन्होंने मधुर बचकानी आवाजों में गाया। स्टेज के चारों ओर खुशी खुशी फुदकते हुए उनका नेतृत्व मेरी बेटी कर रही थी। उसका नन्हा चेहरा बिल्कुल नेशनल गॉडेस केक्सान जैसा शियाओ बिंगबिंग के दिल को लगभग पिघला गया। वह बस बहुत प्यारी थी। स्टेज पर गाना सुन रही थी। शियाओ बिंगबिंग ने सोचा कि यह अच्छा लगा, लेकिन अजीब बात है कि उसने इसे पहले कभी नहीं सुना था। तभी किंडरगार्टन गेट पर एक लंबा मस्कुलर आदमी दीवार फांदकर अंदर आ गया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह सीधे स्टेज की ओर भागा। सुरक्षा गार्ड ने उस आदमी के हाथ में रसोई का चाकू देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह चिल्लाते हुए आगे भागा। लेकिन चूंकि स्टेज पर अभी भी संगीत बज रहा था, इसलिए माता पिता ने गार्ड की चेतावनी बिल्कुल नहीं सुनी। प्रतिक्रिया देने के लिए समय तो दूर की बात है। हालांकि मैं अचानक खड़ा हो गया।
तभी पास के अभिभावकों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। दृश्य तुरंत अराजकता में बदल गया, लेकिन लियू नान की आंखें चमक उठीं। उसने अपना फोन ऊपर किया, उसे गठीले आदमी की ओर घुमाया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। दर्शकों को आखिरकार समझ आ गया कि किंडरगार्टन अचानक अराजक क्यों हो गया था। अब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था। लियू नान के अकाउंट की लोकप्रियता तुरंत आसमान छू गई। शियाओ बिंगबिंग ने लियू नान को केवल एक ठंडी नजर दी, फिर उसकी आंखें चिंता से भर गईं जब उसने मेरी ओर देखा। लेकिन मेरे और चाकू चलाने वाले आदमी के कदकाठी के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही मैं आगे बढ़ता, इतने कम समय में उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। डरपोक लोगों ने पहले ही अपनी आंखें ढक ली थीं। वे होने वाले रक्तपात को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी मैंने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। प्रकाश की एक किरण हल्की सी चमकी। चाकू चलाने वाला आदमी जो बच्चों पर हमला करने ही वाला था, अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज से टकराकर गिर गया हो। वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उस पल गिरा हुआ आदमी उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। चाकू अभी भी हाथ में था। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया जब उसने मेरी ओर देखा, और जैसे ही वह प्रहार करने वाला था, मैंने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया, हमलावर के चाकू के वार से बचते हुए। फिर मैंने चाकू चलाने वाले आदमी को प्रतिक्रिया देने का कोई मौका दिए बिना अचानक अपना पैर उठाया। एक जोरदार किक के साथ मैंने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। हर कोई शून्य भाव से दृश्य को घूर रहा था। सुरक्षा गार्ड जो दौड़कर आए थे और पास के कई माता पिता, सभी एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी हरकतें रुक गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं हमलावर को एक झटके में गिरा सकता हूं। शियाओ बिंगबिंग सबसे पहले दौड़कर आई और पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा तथाकथित थोड़ा बहुत बुनियादी मार्शल आर्ट्स वास्तव में इतना शक्तिशाली था। लेकिन अचानक शियाओ बिंग ने लाइव स्ट्रीम में एक कमेंट देखा। एक दर्शक ने एक एनिमेटेड इमेज पोस्ट की थी। एनिमेशन में दिखाया गया था कि मैं हमलावर का सामना कर रहा हूं, और साथ ही जैसे ही वह आगे झपटा, मेरा दाहिना हाथ मेरी जेब में गया और किसी चीज को तेजी से फेंका। इसके तुरंत बाद हमलावर अचानक जमीन पर गिर गया। एनिमेशन बहुत सहज नहीं था। यह फ्रेम द फ्रेम स्विच होने वाली स्थिर छवियों की एक श्रृंखला की तरह लग रहा था। शियाओ बिंगबिंग हतप्रभ रह गई। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमलावर गलती से किसी चीज से टकराकर नहीं गिरा था, बल्कि वास्तव में मेरे द्वारा फेंकी गई किसी चीज से मारा गया था? जब फ्रेम उस पल पर जम गया, जब मैंने अपनी उंगलियों के बीच अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, पूरी लाइव स्ट्रीम सदमे से फट पड़ी। हे भगवान, उसने ऐसा कैसे किया? दूसरे शब्दों में, चाकू चलाने वाले आदमी को मेरे द्वारा फेंके गए सिक्के ने गिरा दिया था। जैंग के इस पहले के दावे को सुनने के बाद कि वह केवल थोड़ा बुनियादी मार्शल आर्ट्स जानता था, अब मुझे संदेह था। क्या ऐसा हो सकता है कि सहपाठी जैंग वास्तव में एक छिपा हुआ मार्शल आर्ट मास्टर था जो साधारण लोगों के बीच चुपचाप रह रहा था? शियाओ बिंगबिंग पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। जैंग, क्या तुम वास्तव में टीवी नाटकों की तरह छिपे हुए हथियारों, हिडन वेपन्स का उपयोग करना जानते हो? मैंने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। छिपे हुए हथियार? बेशक नहीं। बस चीजें फेंकने में मेरा निशाना काफी अच्छा है, बस इतना ही। अचानक एक नरम मधुर आवाज सुनाई दी। शियाओ बिंगबिंग सहज रूप से मुड़ी और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने लगभग 3 साल की एक छोटी बच्ची को हमारी ओर दौड़ते हुए देखा। वह लड़की आश्चर्यजनक रूप से मीठी और सुंदर थी, एक नन्ही परी की तरह जो अभी अभी किसी एनीमे से बाहर निकली हो। वह मेरी बेटी जैंग युआन युआन थी। शियाओ बिंग ने मुश्किल से थूक निकला, जिसे वह एक सौम्य मुस्कान समझती थी। वह दी, लेकिन वह एक अजीब चाची की मुस्कुराहट जैसी लग रही थी। डैडी, यह खूबसूरत बड़ी बहन कौन है? युआन युआन ने अपनी चमकती आंखों से पलकें झपकाते हुए पूछा। जैसे ही उसने शियाओ बिंगबिंग को उत्सुकता से देखा, मैं मुस्कुराया और समझाया, वह डैडी की सहपाठी है। तुम्हें उसे आंटी शिया बुलाना चाहिए। लेकिन युआन युआन ने मुंह फुला लिया, थोड़ा नाखुश लग रही थी। डैडी, आप गलत हैं। वह स्पष्ट रूप से एक सुंदर और दयालु बड़ी बहन है। उस पल शियाओ बिंगबिंग का दिल क्यूटनेस से लगभग पिघल गया। यह नन्ही बच्ची एक फरिश्ता है, उसने सोचा। घुसपैठिए द्वारा अचानक किए गए हमले के कारण किंडरगार्टन का प्रदर्शन जारी नहीं रह सका। शिक्षकों ने ईमानदारी से माफी मांगी और कई माता पिता एक एक करके जाने लगे। इस समय तक शियाओ बिंगबिंग को पता था कि आज की मुलाकात की लाइव स्ट्रीम समाप्त होनी चाहिए। उसने युआन युआन की ओर थोड़ी अनिच्छा के साथ देखा।
लेकिन चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों ना हो, जुदाई अनिवार्य थी। फिर भी अप्रत्याशित रूप से लियूनान मुस्कुराई और कहा, चूंकि हम पहले से ही यहां हैं, क्यों ना हम मुलाकात के लिए जैंग के घर चलें? शियाओ बिंगबिंग तुरंत लियूनान के इरादे को समझ गई। अगर वे सच में मेरे घर जाते तो मेरे अमीर होने का नाटक करने की सच्चाई तुरंत उजागर हो जाती। वह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो शियाओ बिंगबिंग चाहती थी। लाइव स्ट्रीम के दर्शक उत्साह से गूंजने लगे। बहुत से लोग मेरे वास्तविक जीवन के उजागर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ दर्शक जाने से असहमत थे। उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम गरिमा की एक किरण तो दी जानी चाहिए। शियाओ बिंग ने भी लियूनान के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उसने पहले ही मेरे साथ इस पर चर्चा कर ली थी। हमें केवल साथ में बच्चे का प्रदर्शन देखना था, बस इतना ही। इसके अलावा वह भी मुझे अंत में कुछ सम्मान देना चाहती थी। हालांकि लियूनान ने एक हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। उसने अनुमान लगाया कि मैं शायद मना कर दूंगा, लेकिन फिर उसने मुझे यह कहते हुए सुना कि जब मैंने कहा कि मेरा छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर इतने सारे लोगों को नहीं ले जा सकता, वह लगभग ठहाके मारकर हंस पड़ी। उसने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया और कहा कि वह इसके बजाय टैक्सी ले सकती है। फिर मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया और अपने बच्चे को लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चला गया। मुझे दूर जाते हुए देखने के बाद शियाओ बिंगबिंग ने भी ऑनलाइन एक कार मंगवाई। जब ड्राइवर ने पता देखा तो वह हंसा और पूछा, आप कोशियन विलेज जा रही हैं? पैसेंजर सीट पर बैठी शियाओ बिंग उलझन में लगी रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें जो पता दिया था वह वास्तव में एक चौराहे पर एक सुरक्षा सिक्योरिटी बूथ था। लेकिन पिछली सीट पर बैठी लियूनान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले कहीं का ओशन विलेज के बारे में सुना हो। ड्राइवर, क्या का ओशन विलेज वास्तव में एक पहाड़ के पास है? पर शियाओ बिंगबिंग भी उत्सुक थी। उस गांव का नाम अजीब लग रहा था। होता था, लेकिन अब नहीं। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने मजाक किया। उससे आपका क्या मतलब है? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। शियाओ बिंग ने कहा, आपका मतलब क्या है कि होता था लेकिन अब नहीं? क्या आपने वासांग दर्शनीय क्षेत्र, वासांग सीनिक एरिया के बारे में सुना है? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वासांग दर्शनीय क्षेत्र। उस पल लियूनान का चेहरा सदमे में जम गया। कोई आश्चर्य नहीं, उसने सोचा। इसीलिए का ओशन विलेज इतना परिचित लग रहा था। उसने इसके बारे में पहले वासान्न विकास परियोजना, वॉसन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण सुना था। पता चला कि का ओशन विलेज का पुनर्विकास दर्शनीय क्षेत्र की विस्तार योजना का हिस्सा था। सबसे विशेष रूप से रियल एस्टेट कंपनी ने न केवल का ओशन विलेज के प्रत्येक ग्रामीण के लिए विला बनाए थे, बल्कि भारी मुआवजा शुल्क भी दिया था, कुछ तो कई 100 मिलियन युआन तक। लियूनान को अचानक याद आया कि मैंने पहले क्या कहा था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, है ना? उसने हमेशा सोचा था कि सहपाठी जैंग झांसा दे रहा है। क्या हुआ लियूनान? शियाओ बिंगबिंग उसे देखने के लिए उलझन में पीछे मुड़ी। फिर ड्राइवर ने शियाओ बिंगबिंग को एक संक्षिप्त विवरण दिया। तभी उसे समझ आया कि लियूनान अभी इतनी सदमे में क्यों दिख रही थी। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने सुना कि ड्राइवर ने क्या कहा तो वे दंग रह गए। तुरंत कमेंट सेक्शन अविश्वास से भर गया। हर कोई बेतहाशा अटकलें लगाने लगा जब वे आखिरकार गंतव्य पर पहुंचे। जब शियाबिंग और लियूनान पहुंचे तो उन्होंने मुझे कुछ ही दूरी पर अपना छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हुए देखा। दूर शानदार विला की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। यह बिल्कुल भी गांव नहीं है, यह स्पष्ट रूप से एक हाई एंड विला डिस्ट्रिक्ट है। जिन लोगों ने पहले मेरा अमीर होने का नाटक करने के लिए मजाक उड़ाया था, वे अब पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे। इसके बजाय शियाओ बिंगबिंग मधुरता से मुस्कुराई और लियूनान की ओर देखा। लियूनान ने अपने मन में एक ठंडी फुंकार छोड़ी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसके दिमाग में, मैंने पहले से ही तैयारी कर ली होगी। शायद मैंने यहां पहले से ही एक विला किराए पर ले लिया हो। आखिरकार कोशियान गांव के ग्रामीणों को भारी मुआवजा राशि मिली थी। स्वाभाविक रूप से उनमें से अधिकांश बड़े शहरों में चले गए थे। बिना उचित स्कूल या अस्पताल के इतनी छोटी जगह पर अभी भी कौन रहेगा? इसलिए वहां बहुत सारे खाली विला होने चाहिए, और वे खाली विला शायद पार्टियों या समारोहों के लिए किराए पर दिए गए होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, लाठी लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उनके पास आया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और मेरा अभिवादन किया। स्कूटर पर खड़ी युआन ने विनम्रता से हाथ हिलाया और बूढ़े का भी अभिवादन किया। नमस्ते दादाजी। बूढ़ा जोर से मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से कुछ कैंडी निकाली। उसके बाद
मेरी मुलाकात कई और परिचित ग्रामीणों से हुई और मैंने उनका भी अभिवादन किया। शियाओ बिंगबिंग ने विनम्रता से मुस्कुराया और प्रत्येक को सिर हिलाकर अभिवादन किया। लाइव स्ट्रीम चैट तुरंत फट पड़ी। नफरत करने वालों के मुंह पर तमाचा पड़ा। क्या तुमने सुना कि वे उसे क्या बुला रहे हैं? वे स्पष्ट रूप से पारिवारिक मित्र हैं। जल्द ही मैं उन्हें एक बड़ी जागीर एस्टेट में ले गया। जब हम आंगन के गेट पर पहुंचे तो शियाओ बिंगबिंग और लियू नान दोनों सहज रूप से सीधे हो गए। अचानक गेट खुला और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्होंने आंगन में प्रमुखता से खड़ी एक लग्जरी कार देखी। शियाओ बिंगबिंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही कार थी जो मैंने हमारी पहली मुलाकात के दौरान चलाई थी। उस पल लाइव स्ट्रीम में विस्फोट हो गया। हे भगवान, हम यहां असली विदूषक क्लाउन्स हैं। जिस किसी ने भी कहा कि जैंग सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय था, मैं उसे खुद लात मारूंगा। एक डिलीवरी बॉय ऐसी कार कैसे खरीद सकता है? पूरा कमेंट सेक्शन अविश्वास से पागल हो गया। क्या यह संभव नहीं है कि सहपाठी जैंग अपने उबाऊ जीवन में समय बिताने के लिए खाना पहुंचाता हो? आंगन में प्रवेश करने के बाद शियाओ बिंग ने देखा कि वह कितना विशाल था। लेकिन तभी अचानक हवा में एक अजीब आवाज गूंजी। यह एक स्वर के घुरघुराहट, ग्रंट जैसी लग रही थी। कुछ ही क्षणों बाद अपनी पीठ पर काले निशानों वाला एक विशाल स्वर सीधे उनकी ओर भागा। शियाओ बिंगबिंग और लियू नान अपनी जगह पर जम गईं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक काला स्वर उनके बिल्कुल पास आ चुका था। अचानक युआन युआन की नरम और हंसमुख आवाज गूंजी। अगला दृश्य देखकर हर कोई अवाक रह गया। सुअर युआन युआन के ठीक सामने रुक गया, जैसे कि उसका घर पर स्वागत कर रहा हो। मैं मुस्कुराया और समझाया, सो वह युआन युआन का पालतू जानवर है। फिर युआन युआन सुअर की पीठ पर चढ़ गई। शियाओ बिंगबिंग दंग रह गई। वह अविश्वास में मेरी ओर मुड़ी, यह सोचकर कि मैं उसके पिता के रूप में क्या प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई थी। युआन युआन अक्सर मजे के लिए गांव में उस सुअर की सवारी करती है। तभी एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण महिला घर से बाहर निकली। वह शियाओ बिंगबिंग और लियू नान को वहां खड़ा देखकर हैरान लग रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि वे मेरी हाई स्कूल की सहपाठी थीं, तो उसने उन्हें गर्मजोशी से घर में आमंत्रित किया। अंदर यह उतना शानदार नहीं था जितना दर्शकों ने कल्पना की थी, लेकिन इसके अनूठे और सुरुचिपूर्ण डिजाइन ने आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक एहसास दिया। उस पल मेरा फोन बजा। मैंने माफी मांगी और अपनी मां से थोड़ी देर के लिए उनका मनोरंजन करने को कहा। लेकिन लियू नान अचानक मेरी मां के करीब चली गई और मधुरता से उनकी प्रशंसा करने लगी कि वे कितनी अच्छी तरह से बूढ़ी हुई हैं। उसने कहा कि वह बहुत जवान दिखती हैं। लियो नान के व्यवहार में अचानक आए बदलाव ने शियाओ बिंग को संदिग्ध बना दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू नान वास्तव में जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। और निश्चित रूप से मेरी मां मुस्कुराई और सहजता से बातचीत करने लगी, यह बताते हुए कि हम हमेशा यहां नहीं रहते थे और जब मैं छोटा था तो मैं खेत का काम करता था, सुअर की टोकरियां उठाता था, घास काटता था और सुअरों और मवेशियों को खिलाता था। लियू नान ने हैरान होने का नाटक किया और कहा, यहां के हर परिवार को मुआवजे का काफी पैसा मिला है ना? मेरी मां धीरे से हंसी और जवाब दिया, हम बस भाग्यशाली थे। लेकिन लियू नान की नजरों में वह सिर्फ किस्मत नहीं थी। यह ऐसा था जैसे भाग्य सीधे आसमान से गिरा हो। वे कभी पहाड़ों में रहने वाले साधारण ग्रामीणों का एक समूह थे। फिर भी किसी तरह उन्हें वह दौलत मिल गई जिसे अधिकांश लोग कई पीढ़ियों तक काम करने के बाद भी नहीं कमा सकते थे। जो चीज लियू नान को और भी हैरान कर रही थी वह यह थी कि उस डेवलपर ने वासुंग पर्वत में वास्तव में क्या देखा था। इसी बीच लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने पुराने समाचार लेखों को खोदना शुरू कर दिया। मैंने अभी इसे खोजा। एक ने कमेंट किया, वासांग दर्शनीय क्षेत्र को विकसित करने वाली कंपनी के पास केवल 10 मिलियन युआन की पंजीकृत पूंजी थी और उसने अब तक जो एकमात्र परियोजना विकसित की थी वह खुद थी। इससे हर कोई सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि कंपनी को केवल उस एक दर्शनीय क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। कमेंट्स पढ़ते हुए शियाओ बिंगबिंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए हों। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि मैंने अपनी पहली मुलाकात के दौरान जो बातें कही थीं वे सच निकलीं। अब इसके बारे में सोचकर उसे ऐसा लगा जैसे वह कितनी मूर्ख थी कि उसने मुझे अपने लाइव स्ट्रीम स्टूडियो में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। उस पल लियू नान, जिसने पहले हमेशा मुझे नीचा दिखाया था, शायद उसके दिमाग में कुछ बुरे इरादे चल रहे थे। लेकिन समस्या यह थी
कि मैं पहले से ही शादीशुदा था और मेरा एक बच्चा था। फिर जब बात मेरी पत्नी की ओर मुड़ी तो लियू नान को खुदाई करने के लिए एक नया विषय मिल गया। उसने उत्सुकता से उसके बारे में पूछा। मेरी मां ने आह भरी और कहा, वह हर कुछ दिनों में ही घर आती है। दूसरे देशों में यह सामान्य हो सकता है, उन्होंने आगे कहा, लेकिन यहां लू में एक बहू जो अपने परिवार की परवाह नहीं करती, कोई भी सास उसे वास्तव में स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही पल मेरी मां मुस्कुराई और कहा कि वह अभी भी मेरी पत्नी के काम का समर्थन करती हैं। इसने तुरंत लाइव स्ट्रीम कमेंट्स को प्रशंसा से भर दिया। अब एक असली मां ऐसी ही दिखती है, एक सास जो अपनी बहू के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करती है। बहुत दुर्लभ। उन कमेंट्स को देखकर शियाओ बिंगबिंग को अचानक याद आया, मैंने पहले एक बार कहा था, मेरी पत्नी बस एक साधारण अनजान अभिनेत्री है, एक छोटे समय की अभिनेत्री। लेकिन क्या एक छोटी अभिनेत्री वास्तव में इतनी बार घर से बाहर रहेगी? उसकी याद में केवल टॉप टियर सितारे ही फिल्म क्रू के साथ लगातार यात्रा करते थे। लियू नान ने मेरी मां की गरिमा की रक्षा करने का नाटक करते हुए मेरी पत्नी की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन जब मेरी मां अचानक बीच वाक्य में ठिठक गई तो यह स्पष्ट हो गया कि वे हैरान रह गई थीं। आखिरकार उनकी बहू को छोटे समय की अभिनेत्री कहे जाने पर वे थोड़ा हैरान हुई होंगी। जब लियू नान ने मेरी मां की प्रतिक्रिया देखी तो उसका संदेह गहरा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ एक बैकग्राउंड अभिनेत्री नहीं है? लियू नान को लगा कि यहां खुदाई करने के लिए कुछ और भी हो सकता है। इसलिए उसने सीधे मेरी पत्नी का नाम और उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जिस पर उसने काम किया था। लेकिन मेरी मां अचानक हिचकिचाने लगी। शुक्र है, शियाओ बिंगबिंग ने जल्दी से विषय बदल दिया। हालांकि क्लिक और ध्यान खींचने वाली लियू नान इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। दर्शकों ने मेरी मां के अजीब हाव भाव देखे और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि मेरी पत्नी शायद कोई चौथी या पांचवीं श्रेणी की मामूली हस्ती थी। आखिरकार उनकी नजरों में मैं बस एक छोटा आदमी था जो विध्वंस के पैसे से अमीर हो गया था। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स जल्द ही पूरी तरह से एक तरफा हो गए। मुझे समझ नहीं आता, बुरोर एक ने लिखा, सहपाठी जैंग किसी धोई हुई वॉश्ड अप बी-लिस्ट अभिनेत्री से शादी कैसे कर सकता है? मनोरंजन उद्योग बहुत गंदा है, वहां कोई भी साफ नहीं है। बहुत से दर्शकों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक छोटी हस्ती से शादी क्यों करूंगा। लेकिन अचानक एक कमेंट ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। क्या जैंग की बेटी नेशनल गॉडेस कैक्सान की तरह बहुत नहीं दिखती? सभी सुरागों को एक साथ रखते हुए कमेंट करने वाले ने आगे कहा, क्या यह संभव नहीं है कि सहपाठी जैंग की पत्नी वास्तव में कैक्सान है? जब लोगों ने वह देखा तो लाइव स्ट्रीम ठाकों से गूंज उठी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। देश की देवी मेरे जैसे तथाकथित नए नवेले अमीर नुवोरिच से शादी नहीं करेगी। इस बीच अपने होटल वापस आकर खुद कैक्सान वही लाइव स्ट्रीम कमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी। उसका गोरा नाजुक चेहरा तुरंत खट्टा हो गया क्योंकि वह जैंग की पत्नी कैक्सान है वाला कमेंट वास्तव में उसकी ओर से पोस्ट किया गया था। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि नेटिजन्स इसके बजाय उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। उपहास देखते हुए वह लगभग उसी समय सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करना चाहती थी। लेकिन वह जानती थी कि नकारात्मक प्रेस और सार्वजनिक जांच केवल उसके पति के लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बनेगी। इसलिए वह केवल चुपचाप वहां बैठी रह सकी। फिर भी उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। उसे शादी करना उसके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था, बिना किसी संदेह के। इस बीच लाइव स्ट्रीम के दर्शक अंदाजा लगाते रहे कि मेरी पत्नी वास्तव में कौन सी महिला हस्ती है। यहां तक कि लियू और रूरू जैसी हाल ही में लोकप्रिय युवा तारिकाओं को भी इसमें खींच लिया गया। जब शियाओ बिंगबिंग ने नेटिजन्स के बेतहाशा अनुमानों पर ध्यान दिया तो उसकी भौहें कसकर तन गईं। वह कैक्सान की नंबर 1 प्रशंसक के रूप में जानी जाती थी और बिना किसी सवाल के लियू की नंबर 1 हेटर। कारण सीधा था। जब लियू रूरू ने डेब्यू किया तो उसने हर जगह खुद को लिटिल द कैक्सन के रूप में पेश किया। लेकिन सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पिछले साल प्रसिद्ध होने के बाद उसे तब नफरत होने लगी जब लोग उसे लिटिल द कैक्सान कहते थे। शियाओ बिंगबिंग की राय में यह उतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिस बात ने उसे वास्तव में आग बबूला कर दिया वह यह थी कि लियू ने वास्तव में यह कहने की हिम्मत की कि उसका अभिनय कौशल गॉडेस से बेहतर था। उसने कई साक्षात्कारों में कैक्सान को नीचा भी दिखाया। जिस बात ने शियाओ बिंगबिंग को और भी नाराज किया वह यह थी कि लियू रूरू का निजी जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था।
पपराजी ने उसे देर रात कुछ निर्देशकों के साथ स्क्रिप्ट पर चर्चा करते हुए पकड़ा था। उसे युवा अभिनेताओं के साथ मेन फ्लर्टिंग खेलते हुए और यहां तक कि अमीर वारिसों के साथ होटलों में जाते हुए देखा गया था। लेकिन हर बार फोटो खींचे जाने पर लियू रुरू ने सब कुछ सपाट तौर पर नकार दिया। उसने यहां तक संकेत दिया कि तस्वीरों में वह नहीं बल्कि नेशनल गॉडेस केक्सैन थी। वह ऐसी चीज थी जिसे शियाओ बिंगबिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज्यादा समय नहीं लगा, लियू के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आधिकारिक बयान दिखाई दिया। इसमें घोषणा की गई कि वह अविवाहित है, मुझे नहीं जानती और उसका कोई बच्चा नहीं है। वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन घोषणा के बावजूद कई नेटिजन्स ने उस पर विश्वास नहीं किया। लियू की ऑनलाइन प्रतिष्ठा पहले से ही बहुत खराब थी। लियूनान ने भी चल रही अटकलों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि अगर लियू वाकई मेरी पत्नी होती तो मेरे साथ अनगिनत बार धोखा हुआ होता और जल्द ही या बाद में वह निश्चित रूप से तलाक के लिए अर्जी दे देती। आखिरकार लियू रुरू की वर्तमान शोहरत और दौलत को देखते हुए चलो ईमानदार रहें, मैं पूरी तरह से उसकी लीग से बाहर था। तभी मेरा कॉल खत्म हुआ और मैं वापस अंदर आया। मैं मुस्कुराया और सीधे लियूनान की ओर देखा। सहपाठी लियू, मैंने कहा, तुम यह जानने के लिए मर रही हो कि मेरी पत्नी किस नाटक में अभिनय करती है ना? लियूनान ने एक अजीब मासूम मुस्कान दी। एक नरम दयनीय लहजे में उसने जवाब दिया, मैं बस उत्सुक हूं, बस इतना ही और कुछ नहीं। मेरा लहजा शांत रहा, लेकिन मेरे बगल में खड़ी शियाओ बिंगबिंग मेरी आवाज में ठंडक का हल्का संकेत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। फिर भी शियाओ बिंगबिंग हैरान नहीं थी। भले ही वह मुझे बहुत समय से नहीं जानती थी, वह समझती थी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो आमतौर पर धीरे बोलता था, लेकिन शांत से शांत व्यक्ति की भी अपनी सीमाएं होती हैं और लियूनान ने स्पष्ट रूप से उन्हें पार कर लिया था। अपना कॉल खत्म करने के बाद मैंने उन दोनों का संक्षिप्त अभिवादन किया। दर्शनीय क्षेत्र में कुछ चल रहा है, मैंने कहा। मुझे वहां जाना होगा। जब मेरी मां ने सुना कि मैं जल्दी में जा रहा हूं तो वे तुरंत चिंतित दिखीं। मैंने अपना सिर हिलाया और उन्हें आश्वस्त किया कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। फिर मैंने शियाओ बिंगबिंग और लियूनान से थोड़ी देर मेरे घर रुकने को कहा। शियाओ बिंगबिंग बेशक उत्सुक थी, लेकिन वह यह भी समझती थी कि कुछ मामले उसके पूछने की जगह नहीं थे। हालांकि लियूनान उतनी समझदार नहीं थी। वह लंबे समय से स्ट्रीमिंग कर रही थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसके पास इतने ज्यादा दर्शक थे। वह उस तरह के ट्रैफिक को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वह जानती थी कि मेरे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। फिर भी उसने दबाव बनाना जारी रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बस सामाजिक रूप से बेवकूफ थी या उसने व्यूज के लिए अपनी गरिमा का त्याग कर दिया था। जब लियूनान ने देखा कि मेरी अभिव्यक्ति गहरी हो गई है तो उसने जल्दी से शियाओ बिंगबिंग को बीच में घसीटने की कोशिश की। उसके दिमाग में शियाओ बिंगबिंग दर्शनीय स्थल पर साथ जाकर क्लाउट का पीछा करने में निश्चित रूप से उसका साथ देगी, लेकिन उसके भारी सदमे के लिए शियाओ बिंगबिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। लियूनान की मुस्कान तुरंत जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ बिंगबिंग उसे मौके पर ही शर्मिंदा कर देगी। वह मन ही मन शियाओ बिंगबिंग से इसके लिए नाराज होने लगी। मैंने लियूनान के विरोध का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बस मुड़कर अपना ई स्कूटर लिया और चला गया। मेरे जाने के बाद शियाओ बिंगबिंग ने प्यारी अच्छी व्यवहार वाली युआन की ओर देखा। वह उसे गले लगाने की इच्छा को लगभग रोक नहीं पाई। युआन को सोफे पर चुपचाप पढ़ते हुए देखकर वह मुस्कुराई। आखिरकार उसे बातचीत शुरू करने का एक रास्ता मिल गया था। हालांकि जो किताब युआन पढ़ रही थी वह मानव मनोविज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में निकली। उस समय न केवल शियाओ बिंगबिंग बल्कि यहां तक कि नेटिजन्स भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक 3 साल का बच्चा वयस्कों के लिए लिखी गई किताब को कैसे समझ सकता है। लेकिन शियाओ बिंगबिंग ने कोई आलोचनात्मक बात नहीं कही। आखिरकार बच्चों का भी अपना गर्व होता है। हालांकि लियूनान उतनी समझदार नहीं थी। उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी और मेरी बेटी को मनाने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि अगर वह किताब को जोर से पढ़ेगी तो वह उसे एक इनाम देगी। उसके दिमाग में एक बच्चे के इनाम का मतलब केवल खिलौने या कैंडी हो सकता है, कुछ सस्ता और संभालने में आसान। लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बेटी युआन ने कुछ और ही मांगा। चश्मे की एक जोड़ी जो दुनिया के बीच यात्रा कर सके, जिसने उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। जब तक उसने नेटिजन्स के कमेंट्स नहीं देखे
कि वह इस साल का सबसे हॉट वाइटा ग्लासेस है, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वे चश्मे विभिन्न सेटिंग्स का अनुकरण कर सकते हैं, जिससे यूजर्स को एक ऐसी दुनिया का अनुभव करने की अनुमति मिलती है जो टाइम ट्रैवल जैसा महसूस कराती है। इसने लोगों को आयामों डायमेंशंस को पार करने का भ्रम दिया। हालांकि कीमत बहुत अलग अलग थी। उसने सोचा कि वह बच्चे को खुश करने के लिए बस एक सस्ता वाला खरीद लेगी, उससे काम चल जाएगा। उसने सोचा कि क्लास ब्यूटी शिया बिंगबिंग ने उसे उसी समय रोक दिया। उसने कृपया सहपाठी लियू नान को पहले कीमत जांचने की याद दिलाई। उसने आगे जो देखा उससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह इमर्सिव लॉन्ग टैंग विजन हेडसेट, यहां तक कि सेकंड हैंड मॉडल की कीमत भी दसियों हजारों में थी। लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से मेरी मां ने हस्तक्षेप किया और कहा कि लियू नान को पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि युआन के स्कूल से घर पहुंचने से पहले मैंने अपनी मां से उसके कमरे में एक चश्मा रखने के लिए कह दिया था। यह सुनकर युआन पास के काले सुअर की पीठ पर चढ़ गए। वह सीधे अपने कमरे की ओर भागी। लाइव स्ट्रीम के दर्शक दंग रह गए। तो सुअर उसका परिवहन भी था। लेकिन जब युआन एक खूबसूरती से तैयार किया गया बॉक्स लेकर लौटी, तो हर देखने वाला स्पष्ट रूप से उस पर खुदा हुआ शब्द मैक्स देख सकता था। पूरी लाइव स्ट्रीम बम की तरह फट गई। अनगिनत दर्शकों ने लॉन्ग टैंग ग्रुप के आधिकारिक अकाउंट पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी। मैक्स कब रिलीज होने वाला है? उन्होंने पूछा। ग्राहक सेवा कर्मचारी पूरी तरह हतप्रभ थे। आक्रोश को शांत करने के लिए उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया कि मैक्स अभी तक जनता के लिए जारी भी नहीं किया गया है। लेकिन नेटिजन्स ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबूत पहले ही ऑनलाइन लाइव दिखाए जा चुके हैं। जल्द ही लॉन्ग टैंग मैक्स और लॉन्ग टैंग ग्लासेस ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए। इस घटना ने लॉन्ग टैंग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सचेत कर दिया। उस पल एक चिंतित महिला सचिव ने जल्दी से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को टैबलेट थमाया। उसने शियाबिंग की लाइव स्ट्रीम में हो रही हर चीज के बारे में बताया। उस आदमी की आंखों में तुरंत सदमे की एक चमक दिखाई दी। उस साल की शुरुआत में मैक्स एडिशन चश्मे के टीजर रिलीज होने के बाद से बाजार इसके डिजाइन की नकल करने वाले नकली वीटा चश्मों से भर गया था। लेकिन इस बार दिखाया गया चश्मा स्पष्ट रूप से असली था। जब उसने देखा कि आधिकारिक लॉन्ग टैंग ग्रुप अकाउंट ने पहले ही एक सार्वजनिक बयान पोस्ट कर दिया है, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। तथ्यों की पुष्टि करने से पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाना, यह एक बड़ा व्यावसायिक वर्जना टैबू था। लॉन्ग टैंग ग्रुप के एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में वह कुछ अंदरूनी जानकारी जानता था। हालांकि चश्मे का यह संस्करण आधिकारिक तौर पर जनता के लिए जारी नहीं किया गया था। उत्पादन बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। इसे केवल कुछ अघोषित कारणों से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। तुरंत उसने सचिव को एक स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जब लॉन्ग ग्रुप का आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक हुआ, तो नेटिजन्स ने तुरंत इसे हर जगह साझा करना शुरू कर दिया। लियू नान ने यह देखकर अपनी खुशी नहीं छिपाई। उसने अपना फोन ऊपर किया और युआन को देखकर मुस्कुराई। तुम्हारे हाथ में जो है वह नकली है, उसने कहा। लेकिन युआन ने शांति से जवाब दिया, निर्माता स्वाभाविक रूप से जानता है कि कौन से उत्पाद असली हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता। उसकी उम्र से बहुत आगे के उन शब्दों ने शिया बिंगबिंग को पूरी तरह सन्न कर दिया। क्या यह वाकई 3 साल का बच्चा था? कुछ ही क्षणों बाद लाइव स्ट्रीम चैट फिर से फट गई। लॉन्ग टैंग ग्रुप की नई फॉलोअप घोषणा के बारे में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जब शिया बिंगबिंग ने उसे पढ़ने के लिए क्लिक किया, तो वह पूरी तरह सन्न रह गई। इसमें कहा गया था कि कंपनी के अकाउंट को मैनेज करने वाले व्यक्ति ने गलत जानकारी पोस्ट की थी और अब उसे बर्खास्त कर दिया गया है। लॉन्ग टैंग ग्रुप के इस अप्रत्याशित कदम के बाद लोग और भी संदिग्ध होने लगे। लियू नान ने पेज रिफ्रेश किया। पिछला बयान पहले ही हटाया जा चुका था। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई, क्योंकि आधिकारिक लॉन्ग टैंग अकाउंट के अपने विरोधाभासों ने भारी ध्यान आकर्षित किया था। अनगिनत टेक प्रेमी खुद देखने के लिए लाइव स्ट्रीम में उमड़ पड़े। टेक प्रेमियों के इस समूह का मानना था कि लॉन्ग टैंग के चश्मे अत्याधुनिक तकनीक से भरे हुए थे। यह साबित करने के लिए कि वे असली थे या नकली, बस एक साधारण परीक्षण की आवश्यकता थी। लेकिन शिया बिंगबिंग थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी। अगर वे असली थे तो ठीक था, लेकिन अगर वे नहीं थे तो उसे डर था कि युआन अपने पिता को इसके बारे में बता सकती है। लाइव स्ट्रीम की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लियू नान का इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। भारी ट्रैफिक ने युआन को भी ललचाया।
तुमने कहा था कि यह लॉन्ग टैंग 5वीं पीढ़ी का हेडसेट असली है ना? तो एनी को कोशिश करने दो। नहीं, तुम नहीं, युआन युआन ने जवाब दिया। मैं केवल बड़ी बहन को कोशिश करने दूंगी। अपनी छोटी सी ठुड्डी को गर्व से ऊपर उठाते हुए युआन युआन ने शियाबिंग को इसे पहनने के लिए प्रेरित किया। वह चाहती थी कि हर कोई पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए। युआन युआन के गंभीर दृढ़ चेहरे को देखकर शिया बिंगबिंग का दिल लगभग पिघल गया। जैसा कि कहा जाता है, खुशी तब सबसे अच्छी होती है जब उसे साझा किया जाए। शिया बिंगबिंग ने तुरंत लाइव स्ट्रीम कैमरा युआन युआन की ओर घुमाया। उसकी एकाग्र छोटी अभिव्यक्ति ने तुरंत हर दर्शक का दिल पिघला दिया। जब शिया बिंगबिंग ने आखिरकार चश्मा पहना तो उसके चारों ओर सब कुछ काला हो गया। अगले ही पल वह पूरी तरह दंग रह गई। विशाल लिविंग रूम और पास के सभी लोग अचानक गायब हो गए। उसने खुद को एक चमकदार आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में खड़ा पाया। एक फूला हुआ पांडा का बच्चा लुढ़क कर उसके पास आ गया। बिना सोचे समझे शिया बिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और कोमल आलीशान एहसास ने उसे विस्मय में डाल दिया। यह बिल्कुल एक असली बिल्ली को सहलाने जैसा महसूस हुआ। यह बहुत असली लगता है, उसने आश्चर्य से कहा। इस बीच वास्तविक दुनिया में नेटिजन्स ने शिया बिंगबिंग को खुद से बात करते हुए हवा तक पहुंचते और उसे छूते हुए देखा और तुरंत इस बात पर बहस शुरू कर दी कि चश्मा असली था या नकली। जब शिया बिंगबिंग ने आखिरकार हेडसेट हटाया तो उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह गंभीर थी। उसने दृढ़ता से घोषणा की कि लॉन्ग टैंग मैक्स चश्मा असली था। अनुभव के उसके ज्वलंत वर्णन को सुनकर नेटिजन्स को तुरंत याद आया कि लॉन्ग टैंग ने अपने प्रेस इवेंट के दौरान कहा था कि एआई असिस्टेंट अदू एक पांडा था। लेकिन ल्यूनान को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसके दिमाग में शियाओ बिंग सिर्फ नाटक कर रही थी। कुछ ही क्षणों बाद आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए उसने सुझाव दिया कि उसे भी इसे आजमाना चाहिए। कई नेटिजन्स तुरंत इस विचार से सहमत हो गए। आखिरकार वे केवल शिया बिंगबिंग की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। फिर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरों के सामने ल्यूनान ने लॉन्ग टैंग मैक्स चश्मा पहना। पलक झपकते ही नेटिजन्स ने ध्यान दिया कि उसकी हरकतें बिल्कुल शिया बिंगबिंग जैसी थीं, व्यावहारिक रूप से एक जैसी। लेकिन इस समय शिया बिंगबिंग को पछतावा होने लगा। उसे सच नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग टैंग चश्मा मैक्स अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। इसीलिए उसे संदेह हुआ कि मैंने इसे अनुचित साधनों से प्राप्त किया होगा। इससे मैं आसानी से कानूनी परेशानी में पड़ सकता था। अभी वह वास्तव में उम्मीद कर रही थी कि ल्यूनान सच्चाई छिपा लेगी। हालांकि जब ल्यूनान ने चश्मा उतारा तो उसने शियाओ बिंगबिंग को निराश नहीं किया। उसने हैरान होने का नाटक किया और अपने विवेक के खिलाफ कहा कि थोड़ा टैक्टाइल फीडबैक था, लेकिन वास्तविकता की तुलना में यह अभी भी पूर्णता से बहुत दूर था। फिर भी कौन अंदाजा लगा सकता था जब ल्यूनान ने अपने लाइव स्ट्रीम व्यूज आसमान छूते देखे। उसने स्वीकार किया कि यह वास्तव में नवीनतम लॉन्ग टैंग चश्मा था। एक ही पल में नेटिजन्स ने लॉन्ग टैंग के आधिकारिक अकाउंट पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन लॉन्ग टैंग ग्रुप ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। ग्राहक सेवा ने केवल उत्तर दिया, हमें यकीन नहीं है। इसने सबको और भी उत्सुक बना दिया। मुझे यह कहां से मिला? और बुरे इरादों वालों ने मुझ पर संदेह करना शुरू कर दिया। उस समय केवल युआन युआन छोटा बच्चा ही खुश था, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता का पक्ष लिया है। लेकिन शिया बिंगबिंग बहुत परेशान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या सफाई दे। अगर यह कानूनी खरीद होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मुद्दा यह था कि यह एक गैर रिलीज उत्पाद है। हालांकि लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता के लिए ल्यूनान ने और भी उत्सुक व्यवहार किया। उसने जवाबों के लिए मेरी मां को टटोलना शुरू कर दिया। जब सबने सुना कि मैंने इसे खरीदा नहीं है बल्कि यह एक दोस्त का तोहफा है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन सब ने सोचा कि यह सिर्फ सच्चाई को छिपाने का एक बहाना है। आखिरकार लॉन्ग टैंग चश्मा रिलीज होते ही तुरंत बिक जाता है। उनकी कीमत घर के डाउन पेमेंट जितनी होती है और स्केलअप होने के बाद कीमत आसानी से दोगुनी हो सकती है। शियाओ बिंगबिंग ल्यूनान को आगे पूछने से रोकना चाहती थी, लेकिन मेरी मां ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि मेरे दोस्त ने हमें सिर्फ एक जोड़ा नहीं दिया था। उस समय उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मैंने पैसे के लिए आंतरिक कर्मचारियों के साथ मिली भगत की होगी। फिर ल्यूनान ने और भी दबाव डाला। उसने सोचा कि अगर वह मेरे दोस्त का नाम बता सके तो वह निश्चित रूप से लॉन्ग टैंग के बड़े संपर्कों से चिपक सकती है। लेकिन उसके तुरंत बाद नेटिजन्स की शक्ति काम आई। बस एक नाम की जरूरत थी।
उन्होंने आखिरकार मेरे दोस्त की असली पहचान खोद निकाली। उन्हें जांचने से पहले कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन एक बार जब उन्होंने जांच लिया तो वे हैरान रह गए। मेरा दोस्त लॉन्ग टैंग ग्रुप का अध्यक्ष निकला। शियाओबिंग को भी अचानक एहसास हुआ कि अगर वास्तव में ऐसा था तो लॉन्ग टैंग के अध्यक्ष द्वारा अपने मित्र को अपना गैर रिलीज उत्पाद उपहार में देना कोई समस्या नहीं लगती थी। लेकिन ल्यूनान, जो कुछ ही पल पहले घमंडी थी, पूरी तरह से सुन्न हो गई। लॉन्ग टैंग अध्यक्ष की संपत्ति दसियों अरबों की है। उन्होंने संपत्ति पुनर्विकास से अपना भाग्य बनाया। वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं? फिर अचानक ल्यूनान के दिमाग में एक विचार आया। उसने जल्दी से अपने फोन पर अध्यक्ष की फोटो खोजी और मेरी मां को दिखाई। उसके कुछ ही समय बाद उसने पुष्टि की कि यह वास्तव में वही था। लेकिन ल्यूनान की बार बार की गई पूछताछ और इशारों ने मेरी मां का धैर्य खो दिया। उन्होंने एक पुरानी ग्रुप फोटो निकाली। दाईं ओर मौजूद सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, वह अध्यक्ष लॉन्ग टैंग है। ल्यूनान अब बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि तस्वीर में मौजूद सुनहरा बालों वाला आदमी वास्तव में आज के लॉन्ग टैंग अध्यक्ष जैसा ही दिख रहा था। नेटिजन्स भी चकित थे। उन्होंने मजाक किया कि शांत, लो प्रोफाइल सीईओ कभी आकर्षक युवा हुआ करता था, और फोटो से देखते हुए ऐसा लगता है कि जैंग उसे उसकी सफलता से पहले ही जानते थे। हर कोई इस बात से सहमत था कि मेरा ऐसा शक्तिशाली दोस्त होना अविश्वसनीय भाग्य की बात होगी। यह ऐसा था जैसे कि अगर आप पापा मां, जैक मां के साथ तब करीब रहे होते जब वे अभी भी सिर्फ एक शिक्षक थे। जैंग जुबिन लॉन्ग टैंग के संस्थापक, बिना किसी संदेह के महान कहानियों के व्यक्ति थे। उन्होंने शून्य से शुरुआत की, एक सच्चे जमीनी सपने देखने वाले, और विश्व प्रसिद्ध टेक टाइकून बने। जैसे ही लॉन्ग टैंग के अध्यक्ष जैंग जुबिन का खुलासा हुआ, शियाओबिंग की लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता एक अभूतपूर्व नई ऊंचाई पर पहुंच गई। इस बीच लिन ग्रुप के भीतर महाप्रबंधक लियू वांग ने पूरी लाइव स्ट्रीम को ध्यान से देखा। उसने गुप्त रूप से राहत महसूस की और सोचा, अच्छा हुआ कि हमने पहले युआन के चश्मे से इनकार नहीं किया। तभी एक नेटिजन ने अचानक एक अविश्वसनीय संभावना के बारे में सोचा। उसे संदेह था कि जैंग जुबिन के साथ मेरा संबंध वास्तव में अतीत से आया होगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टैंग ग्रुप के शुरुआती निवेशकों में से एक था। वह कमेंट ल्यूनान की स्क्रीन पर तेजी से चमका, लेकिन इसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। उसने जल्दी से मेरी मां से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्हें मना करते सुनकर उसने निराश और सहानुभूतिपूर्ण दिखने का नाटक किया। सच तो यह है कि वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। हालांकि जब मेरी मां ने विध्वंस के भुगतान से मिले कई 100 मिलियन युआन का जिक्र किया तो ल्यूनान तुरंत अवाक रह गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ल्यूनान की आंखों में दुख की एक चमक दिखाई दी, क्योंकि उसे याद आया कि उसने पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जैंग जुबिन अभी भी अविवाहित थे। तो वह मेरी मां के करीब झुकी, प्रशंसकों की ओर से मैक्स एडिशन चश्मे की रिलीज की तारीख पूछने का नाटक कर रही थी। वह वास्तव में जैंग जुबिन का संपर्क नंबर प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि अधिकांश दर्शकों ने स्ट्रीम देखते समय ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कुछ चतुर लोगों ने तुरंत इसे पकड़ लिया। उन्होंने ल्यूनान का मजाक उड़ाया, उसे एक छोटी इन्फ्लुएंसर कहा जो एक टेक मुगल का नंबर पाने की कोशिश कर रही थी। क्या मजाक है। हर कोई जानता था कि उसके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन जो टेक प्रेमी पहले आए थे उन्हें इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। वे केवल यह जानना चाहते थे कि क्या वे मुझसे चश्मा खरीद सकते हैं। लेकिन उन्हें कोई जवाब मिलने से पहले ही आधिकारिक लॉन्ग टैंग अकाउंट ने अचानक एक नई घोषणा पोस्ट कर दी। लॉन्ग टैंग ग्लासेस मैक्स आधिकारिक तौर पर बिक्री पर जा रहे थे। यह खबर न केवल लाइव स्ट्रीम में बल्कि इंटरनेट के हर कोने में तुरंत फैल गई। अनगिनत नेटिजन्स ने कंपनी पर खरीदारों को बरगलाने के लिए हंगर मार्केटिंग स्टंट करने का आरोप लगाया। उन्होंने सभी से उत्पाद का बहिष्कार करने का आह्वान किया। फिर भी कुछ क्षणों बाद वही लोग जिन्होंने बहिष्कार का नेतृत्व किया था, उन्होंने सभी प्री ऑर्डर स्लॉट झपट लिए और उन्होंने अपने भुगतान के स्क्रीनशॉट भी ऑनलाइन पोस्ट किए। जैसे जैसे लॉन्ग टैंग ग्रुप के प्री ऑर्डर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, अधिक टेक प्रशंसक जिन्हें पूरी कहानी नहीं पता थी, शियाओ बिंगबिंग और ल्यूनान की लाइव स्ट्रीम में उमड़ पड़े। दर्शकों की संख्या ने बार बार नए रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन शियाओ बिंगबिंग ल्यूनान की तरह उत्साहित नहीं थी। आखिरकार उसके लिए यहां आने का उद्देश्य शुरू से ही रैंकिंग सूची में नेशनल गॉडेस को पदच्युत करना था। इस बीच केक्सान, जो अभी भी अपना नाटक फिल्मा रही थी, बड़े चाव से लाइव स्ट्रीम देख रही थी। केक्सान के लिए यह आश्चर्यजनक नहीं था
कि मैं लॉन्ग टैंग ग्रुप के जोंग जुबिन को जानता था। वह बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि जैंग जुबिन और मैं लंगोटियां यार, स्वॉन ब्रदर्स थे। लेकिन शियाओ बिंगबिंग को इनमें से कुछ नहीं पता था। इसके बजाय इसने उसे मेरे बारे में और भी उत्सुक बना दिया। थोड़ी देर बाद उसे मेरी मां से पता चला कि मेरा असली शौक वास्तव में खाना पहुंचाना, फूड डिलीवरी था। घर पर मैं मूल रूप से कुछ नहीं करता था, बस एक बेरोजगार आवारा की तरह। लेकिन जब लियू नान ने यह सुना तो उसने तुरंत सोचा कि मैं बेकार हूं। अप्रत्याशित रूप से इस बार नेटिजन्स वास्तव में सोच रहे थे। उन्होंने तुरंत विरोध किया। लियू नान को पागल कहा। जैंग के पास पहले से ही करोड़ों हैं, उन्होंने कहा, और तुम इस बात को लेकर चिंतित हो कि उसके पास नौकरी है या नहीं। क्या तुम बस उसका मजाक उड़ाकर बेहतर महसूस करने की कोशिश कर रही हो? फिर मेरी बेटी ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और गर्व भरे लहजे में कहा, मेरे डैडी एक कॉमिक आर्टिस्ट हैं। लियू नान 1 सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर लगभग ठहाके मारकर हंस पड़ी। लेकिन इसके बारे में सोचने और पहले के सभी प्लॉट ट्विस्ट को याद करने के बाद उसे संदेह होने लगा कि मैं वाकई एक कॉमिक आर्टिस्ट हो सकता हूं। लेकिन अगले ही पल युआन पहले ही काले सुअर की पीठ पर चढ़ गई थी। वह सीधे अपने कमरे की ओर भागा। वहां से उसने कुछ कागज के हवाई जहाज निकाले। शियाओ बिंग ने कागज के विमानों को देखा जो युआन ने थमाए थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अगर ये वाकई कॉमिक ड्राफ्ट थे तो कोई भी बच्चे को उन्हें कागज के हवाई जहाजों में मोड़ने नहीं देता। लेकिन युआन के आग्रह पर शियाओ बिंगबिंग ने एक एक करके कागज के विमानों को खोला। अंदर साफ विस्तृत ब्लैक एंड व्हाइट चित्र थे। हालांकि वह कॉमिक्स की बड़ी प्रशंसक नहीं थी, लेकिन पात्रों के हाव भाव और हरकतें और यहां तक कि संवाद भी जीवंत थे। यह स्पष्ट था कि ये मूल कॉमिक पांडुलिपियां, ओरिजिनल कॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं। नेटिजन्स भी अधीर थे और शियाओ बिंग से उन्हें स्ट्रीम पर दिखाने का आग्रह कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार चित्रों को देखा तो उन्हें लगा कि पात्रों की रूपरेखा अजीब तरह से परिचित लग रही थी। हालांकि कागजों को हवाई जहाजों में मोड़ने से उन पर झुर्रियां पड़ गई थीं। कुछ कॉमिक प्रेमी दर्शकों ने पात्रों में से एक को जोंग शुल के रूप में पहचान लिया, लेकिन सिर्फ एक पात्र के आधार पर। यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वे जोंग शुलिन की पांडुलिपियां थीं। फिर भी शियाओ बिंगबिंग अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकी। उस पल पूरा लाइव स्ट्रीम रूम फट पड़ा। नेटिजन्स सब मेरा घर का पता मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि वे मुझे देश भर से स्थानीय व्यंजन भेजना चाहते हैं। लेकिन शियाओ बिंगबिंग कॉमिक्स की प्रशंसक नहीं थी, इसलिए वह वास्तव में कॉमिक दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। कमेंट्स पढ़ने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वे पांडुलिपियां हुए देश की सबसे लोकप्रिय कॉमिक बर्ड वॉचिंग अंडर द मूनलाइट की थी। इसी बीच एक लग्जरी होटल के कमरे में केकसान बिस्तर पर लेटी लाइव स्ट्रीम देख रही थी। सच कहूं तो उसे वह ल्यूनान बिल्कुल पसंद नहीं थी जो उसकी बेटी पर संदेह करती रहती थी। वह उसे बिल्कुल कष्टप्रद मानती थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसके लिए जाने का समय आ गया है।